हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। बिगिन करते हैं आज की अपनी थर्ड लेक्चर पॉलिटी क्लास की फॉर द अपकमिंग अपर पीसीएस उत्तराखंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है। और ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, चाहे यूपी पीसीएस एग्जाम हो, अदर स्टेट पीसीएस हो लाइक मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, और एसएससी एग्जाम हो जहाँ पे भी जीएस रेलिवेंट है, ये वीडियो ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि खुद के मेरे हैंड रिटन नोट्स रहे हैं इसमें, जिसमें आपके पीसीएस पेपर में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पॉइंट से रिलेटेड और ओरिएंटेड उसी बेस पे ये नोट्स हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, डोंट स्किप इट एंड पूरी वीडियोस पूरी सीरीज अच्छे से देखिए, कवर कीजिए। तो बिगिन करते हैं अपनी आज की क्लास, हम लेक्चर 3। आई होप आपने पहले के 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर अप करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर अप करेंगे जो यूजुअली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और उससे रिलेटेड हम और भी चीजें देखेंगे फर्दर। और फिर इसके बाद हम प्रियम्बल को अच्छे से कवर करेंगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वो चीजें देखेंगे, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर अप करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कुछ नेशनल पार्टीज जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, कितनी नेशनल पार्टी हमारे इंडिया में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। ठीक है ना, उनका सिंबल क्या है, फाउंडर क्या कौन है उनकी, कब वो फॉर्म हुई थी, उनका ईयर, इस तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं एक्स्ट्रा आपको देती चलूंगी बीच बीच में। ठीक है। ये क्रिस्पी फैक्चुअल नोट्स हैं आपके, बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ठीक है। तो बिगिन करते हैं, साथ में फिलहाल एट द एंड हम पीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 52 से 62 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। हमने डीपीएसपी देख लेता, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा रह गया, वो हम कर लेंगे कवर बाद में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो आर्टिकल 52 से 62 तक रहता है। कभी एग्जाम में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, या आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आर्टिकल 52 टू 62 डील्स विद व्हाट। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डील करता है। अगर इसमें आप 1 लगा दोगे यहाँ पे आगे 152 से 162, तो ये गवर्नर से डील करेगा, और आर्टिकल 63 से 73 तक वाइस प्रेसिडेंट से डील करेगा। 62 के बाद 63 से 73 तक 10 आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट से डील करेंगे। इसके बाद आते हैं आपके आर्टिकल 52, जो कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है। कुछ पंचायत से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये 243 ए आर्टिकल से लेके 243 ओ यहाँ तक आते हैं इसमें। जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है पंचायत आपकी, अंडर आर्टिकल 243 जी, ये पावर इंक्लूड करता है, मतलब पावर के बारे में पंचायत की आर्टिकल 243 जी में लिखा है। ये 11th शेड्यूल में आती है, हमने कवर अप किया था, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स भी आते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और पूछे भी गए हैं कि कितने फंक्शनल आइटम्स इंक्लूड होते हैं पंचायत में, तो 29 होते हैं। 11th शेड्यूल में होते हैं 243 से ए से लेके ओ तक आर्टिकल्स इसमें आते हैं। 243 जी में पावर आती है। 243 ए में आता है आपका ग्राम सभा। 243 डी में आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 1/3 वुमेन SC ST की, एंड 30% यानी SC, एंड 25% फॉर ST। एंड 243 जी में आती है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स है पंचायत से रिलेटेड। म्यूनिसिपैलिटीज भी देख लेते हैं इसी तरह। 1 जून 1993 को डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कही जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हेन इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो म्यूनिसिपैलिटीज की जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो 1 जून 1993 है। 243 पी से लेके ZZ तक म्यूनिसिपैलिटीज आता है। इसे 12th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड होता है। इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स होती हैं आपकी। 243 डब्ल्यू में आती है आपकी पावर। 243 टी में होता है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। 243 डब्ल्यू में होता है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 243 वाई में होता है फाइनेंस कमीशन। 243 वाई में होता है आपका फाइनेंस कमीशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपका आता है ZG, 243 ZG से लेके ZT तक, इस आर्टिकल्स के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, जो कि हमने कवर अप किए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स म्यूनिसिपैलिटीज में 243 टी के अंदर आती है। ठीक है। और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स आते हैं। ठीक है। ओके। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 का आया था। उसमें हमने पता किया था कि जो हमारे 22 पार्ट्स है, उसमें से जो पार्ट 7th वाला है वो डिलीट हुआ था, आपको पता है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत हुआ था वो। और साथ में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी फॉर्म हुई थी 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। जहां लग रहा है कि आपको प्रॉपर्ली क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैंने वहां लिख दिया है, अगर कहीं और मुझे लगेगा तो मैं लिख दूंगी। ओके। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। अब क्योंकि पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब उसे फंडामेंटल राइट नहीं रखा गया है, इसे लीगल राइट बना दिया गया है। तो अंडर आर्टिकल 300A, पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये है आपका आर्टिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल 308, ये क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 309, दिस इज व्हाट, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज।
ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज आती है आपके आर्टिकल 309 में। आर्टिकल 310 टेन्योर ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 310 क्या आता है आपका? टेन्योर ऑफ ऑफिस। टेन्योर ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 311 डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक्स। तो डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक्स ये आता है आपका आर्टिकल 311 में। 312 में आता क्या आता है आपका? ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज आपकी जो आती है आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह आपकी, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज आती है आपकी आर्टिकल 312 में। ध्यान रखना है आपको आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 ए, इसमें क्या आता है? पावर। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स। पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है कि वो इन सर्विसेज को, इन कंडीशंस को रिवोक कर सके ऑफिसर्स की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, पार्लियामेंट ऑफ पावर रिगार्डिंग दीज सर्विसेज। 313 आर्टिकल ट्रांजिशनल प्रोविजंस होते हैं, 313 एंड 314 होते हैं प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि आर्टिकल में क्या आते हैं। जो आर्टिकल आपका 300 आपका, एक मिनट, आर्टिकल 315 है। इट कंटेन्स पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट। यूनियन के लिए तो यूपीएससी है, आपको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट के लिए है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस, पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। रिमूवल एंड सस्पेंशन से रिलेटेड है आर्टिकल 317। 318 power to make regulations. 319 prohibition as to the holding of offices by members of the commission on ceasing to be such members. Article 320 functions of public service commission. 321 power to extend functions of public service commission. 322 expenses of public service commission and 323 reports of public service commission. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आई होप ये आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब कुछ और आर्टिकल्स देख लेते हैं, आर्टिकल्स ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। सो आर्टिकल 323A एंड 323B इट डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। इसमें ए वाला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है और जो बी वाला है वो है ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ऐसे इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, 365 एंड 356 होता है प्रेसिडेंट रूल, 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 आता है आपका इसमें। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। आर्टिकल 331 reservation of the Anglo-Indian community in the House of the People. Article 332 reservation of seats for SC/ST in the legislative assemblies of the states. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान से पढ़िए इसे। आर्टिकल 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। देखो आपको पता ही होगा रिसेंटली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट है वो हटा दी गई है, बेसिकली उत्तराखंड से तो पूरी तरह से अबॉलिश हो चुकी है, हट चुकी है। बाकी सेंट्रल लेवल पे वो हटी है नहीं हटी है, आप मुझे कमेंट में बताइए। क्या लोकसभा, या फिर लोकसभा तो नहीं कहेंगे, फिर भी लोकसभा राज्यसभा में होती है एंग्लो इंडियन, क्या अभी भी वो है या फिर हटा दी गई है? कमेंट में आप मुझे बताइए इस चीज को लेकर। 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, ये तब था। अब 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, पहले एक ही ऑर्गेनाइजेशन था, इसको अब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे। 338A में आता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 338 सिर्फ होता है शेड्यूल्ड कास्ट। इसके बाद आता है आपका 339 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आता है आपका 339। 340 आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। 341 आता है आपका शेड्यूल्ड कास्ट। 342 आता है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आती है आपकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इसे आप कवर अप कर लीजिएगा। अब हम प्रियम्बल पढ़ लेते हैं। प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन हमने किया था पीवाईक्यू एनालिसिस में, शॉर्ट्स में हमने किया था, जिसमें से पूछा गया था कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा वर्ड नहीं था प्रियम्बल में, जिसमें सोशलिस्ट वर्ड भी एड ऑन था, बाकी कुछ और वर्ड्स थे। तो सोशलिस्ट वर्ड हो गया, सेक्युलर वर्ड हो गया, इंटीग्रिटी वर्ड हो गया, ये बाद में जुड़े हैं, बाकी तो सब एज इट इज 1949 से प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या है हमारा प्रियम्बल। बी, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी कार्ड। जस्टिस, पहला टॉपिक आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सेकंड, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप।
Third, equality of status and opportunity and to promote among them all. Fourth, fraternity, fraternity मतलब भाईचारा, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, अब ध्यान दीजिए नोट. By 42nd Amendment, Constitutional Amendment Act of 1976, socialist word, secular word and integrity word was added. ये तीन वर्ड जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत एड ऑन हुए थे. ये 1949 में तब नहीं थे. ठीक है, तो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं हु वाज द मेंबर. कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया. उसके चेयरमैन कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर जी. इसमें टोटल 7 मेंबर थे चेयरमैन को मिला के, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी पीसीएस एग्जामिनेशन में, तो आपको पता होना चाहिए. ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें इसके चेयरमैन जो थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी. बाकी 6 अन्य लोग भी थे, उनके नाम भी पता होना चाहिए. एन गोपाल स्वामी अयंगर, अनादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड माधव राव. बी एल मित्रा को रिप्लेस किया था, टीटी कृष्ण मांझी, डीपी खेतान को उन्होंने रिप्लेस किया था. तो ये 7 मेंबर्स थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसके चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया. ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड. प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है, इस पे बहस छिड़ी थी. तो इसमें 3 मेन केसेस इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं. पहला है बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 का है. इसमें कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पहली बार बोला जाता है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देन आता है आपका एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें कहा जाता है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आते हैं आपके 3 मेन प्रियम्बल के मेन पॉइंट्स. तो अब प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995. ठीक है, पार्ट कब बोला गया था, केशवानंद भारती केस. बेरूवारी यूनियन केस में पार्ट है ही नहीं, ऐसा कहा गया था. तो ये 3 मेन केस याद रखिएगा प्रियम्बल से रिलेटेड. ठीक है, अब कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं. ठीक है, तो कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज इट इज ब्लेंडेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, federal system and unitary bias, parliamentary form of government, TPSP, territorial principle of state policy, fundamental rights, fundamental duties, integrated and independent judiciary, single citizenship, universal adult franchise. हमारी जो एज है इलेक्शन वोट डालने की, वो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत 21 से 18 कर दी गई थी. ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, a secular state, emergency provisions, independent bodies, जिसमें आपकी इलेक्शन कमीशन, काउंसिल, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब इंक्लूडेड है. 3-tier गवर्नमेंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कही गई है कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स द्वारा. क्वासी फेडरल बोला गया है हमारी फॉर्म ऑफ यूनिटी को, मतलब दिस इज अ फॉर्म, फेडरल इज इन फॉर्म बट इट इज यूनिटी इन स्पिरिट. तो क्वासी फेडरल बाय केसी वेयर, बार्गेनिंग फेडरल बाय मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनविली ऑस्टिन. आज के क्वेश्चन सी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, तो ग्रैनविली ऑस्टिन ने. फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय एवेजेनिंग्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. जिस तरह बेसिक फीचर देखे हमने, बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि आ जाता है ऑप्शन में आपको, या तो आपको एनालिसिस एंड रॉन्ग में दे देंगे आपको, या फिर भी नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे. तो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस. फर्स्ट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, sovereign, democratic and republican nature of Indian polity, federal character of the constitution यानी federalism, secular character of the constitution यानी secularism, separation of powers between the legislative, executive and judiciary. I know, मतलब जो आपका ये secularism word है, I hope आपको पता होगा इसका मीनिंग. बेसिकली सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि no single religion is giving the importance, या कोई नेशनल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है, सारे रिलीजन को समान तरीके से वैल्यू दी गई है, रिस्पेक्ट दी गई है. तो दैट इज द सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट. फेडरलिज्म मतलब होता है वही आपका स्ट्रॉन्ग यूनिटी है एक तरीके से, सेंटेंस स्टेट में डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द टू, लेकिन यूनिटी इन द फॉर्मेशन है जो हमने ऊपर अभी देखा. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, वेलफेयर स्टेट, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर.
judicial review, parliamentary system, rule of law, harmony and balance between the fundamental rights and DPSP, free and fair elections, independence of judiciary, principle of equality, limited power of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principle of reasonableness and powers of Supreme Court under Article 32, 136, 141 and 142. Limited powers of the parliament to amend the constitution. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली वही चीजें हैं जो आसानी से अमेंड हो ही नहीं सकती, जिसके साथ पार्लियामेंट छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम कुछ नेशनल पार्टीज कवर अप कर लेते हैं। 2024 के आंकड़े या 26 भी ले सकते हो आप। अभी तक हमारे पास कुछ 6 ही नेशनल पार्टीज है। 2026 लिख सकते हो आप यहाँ पे। अगर अपडेट हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि 6 से ज्यादा है या कम है या फिर कुछ डिलीट हुई है, ठीक है। तो नेशनल पार्टीज देख लेते हैं तब तक की कौन कौन सी है आपकी। 1885 में सबसे पुरानी पहली नेशनल पार्टी जो बनी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको बनाया था A.O. ह्यूम ने और इसका सिंबल रखा था हैंड। आपको पता ही होगा कांग्रेस का सिंबल क्या है। फिर इसके बाद 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई थी। ये अर्न्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल सिंबल था। एम एन रॉय ने इसको स्थापना की थी, फाउंडर थे, लेकिन अब ये नेशनल पार्टी के दर्जे में नहीं आती है। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये नेशनल पार्टी बनी थी। और हैमर सिकल एंड स्टार, मतलब ये फाउंड हुई थी 1964 में। अब जाके नेशनल पार्टी बन चुकी है पूरी तरह से। हैमर सिकल एंड स्टार इसका सिंबल है और A.K. गोपालन ने इसको फाउंड किया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जिसका सिंबल लोटस है, जो आज बहुत बड़ी पार्टी है, सत्ता में भी है, गवर्नमेंट भी इसी पार्टी की है और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने फाउंड की थी। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी, इसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और इसका सिंबल है एलिफेंट। कांशी राम ने इसको फाउंड किया था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी पहले नेशनल पार्टी कैटेगरी में थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। इट इज रिमूव, जिसका सिंबल क्लॉक था, शरद पवार ने फाइंड की थी। 2016 को भी नेशनल पार्टी का दर्जा तृणमूल कांग्रेस को दिया गया था, जो हटा दिया गया एक तरीके से। ममता बनर्जी इसकी फाउंडर थी, फ्लावर्स एंड ग्रास इसका सिंबल था। अभी 2013 में लेटेस्ट पार्टी जो मिला है नेशनल पार्टी का दर्जा, वो है आपकी आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी को और 2012 में उससे एक साल पहले आम आदमी पार्टी को, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी का सिंबल है बुक एंड आम आदमी पार्टी का सिंबल क्या है आपका, दिस इज व्हाट, झाड़ू। आपको पता ही होगा उनका आम आदमी पार्टी का इसका सिंबल है बेसिकली ये। और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल इसके मेन फाउंडर है और पीए संगमा जो फाउंडर है वो नेशनल पीपल्स पार्टी के हैं, ठीक है। तो ये मेन पार्टियां हैं, 6 मेन पार्टियां जो कि नेशनल पार्टी की कैटेगरी में, जिसमें उनका एयर का फाउंड हुई थी, उनके फाउंडर कौन है और उनका सिंबल क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कोई पार्टी नेशनल पार्टी कैसे डिक्लेयर होती है वो भी देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है और स्टेट पीसीएस में भी आ चुकी है क्वेश्चन। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इफ it secures 6% of valid votes polled in any 4 or more states at a general election to the Lok Sabha or to the Legislative Assembly plus 4 seats in Lok Sabha from any state। तो ये एक तरीके से कंडीशन है नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आने के लिए। 6% ऑफ वैलिड वोट चाहिए, स्पेशली इन 4 or more state in the general election and plus 4 seats in Lok Sabha from any state। नेक्स्ट एक और कंडीशन है, इफ इट विंस 2% सीट्स इन लोकसभा एट जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स, ये भी। एंड इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, अगर वो स्टेट पार्टी के रूप में पहले से 4 स्टेट्स में एस्टैब्लिश है तो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में तो है ही, लेकिन यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा आपका प्रॉपर। और अभी आई थिंक पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। इस तरह से अगर आम आदमी पार्टी की 4 स्टेट में सरकार हो जाती है तो वो नेशनल पार्टी के दर्जे में आ जाती है। वो ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि वो एक सिंबलाइज बड़ी पार्टी बन चुकी है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है प्रियम्बल की, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि बताया था फंडामेंटल राइट्स 12 से स्टार्ट होते हैं 35 तक। आर्टिकल 12 और 13 क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए अलग से मैंने लिखा था फैक्ट। व्हाट इज आर्टिकल 12? इट डिफाइंस द स्टेट means to include government, parliamentary and local authorities, making them accountable for rights violations। तो ये आर्टिकल 12 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 13, it voids any pre-constitutional or future laws that contradict the fundamental rights, empowering the judicial review। समझ रहे हो आप एक तरीके से कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जुडिशियरी को एक तरीके से पावर करने के लिए। अगर कहीं पे प्री कंडीशन या कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बिटवीन दी फंडामेंटल राइट्स एंड लॉज, तो जुडिशियरी ये डिसाइड करेगी क्या करना है। तो ये आर्टिकल 13 के अंदर आता है आपका, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लेते हैं हमारी।
और फटाफट से क्रिस्प तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, जो यूजुअली पीसीएस में जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत ही मैंने सोर्स रखा है जिससे मैंने ये नोट्स बनाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहली जो आती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, आपको मालूम होना चाहिए उनका नाम क्या है। रिसेंटली उनपे बांग्लादेश में, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट बांग्लादेश, बंगाल में उनपे ममता बनर्जी ने फॉल्ट एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने बहुत सारे वोटर्स की जो नाम है वो काट दिए हैं, जो इस तरीके से इनका नाम काफी ज्यादा न्यूज में आया था, इनकी रेजिग्नेशन की डिमांड ऐसे वगैरह कुछ हुआ था न्यूज में, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका किस आर्टिकल के तहत आता है? इट कम्स अंडर आर्टिकल 324। 324 में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परमानेंट बॉडी, एक तरीके से परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसका टर्म कितना होता है? 6 ईयर्स, 6 साल इसका टर्म होता है, और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएससी। ये आर्टिकल 115 से 323 तक आता है। पार्ट 14 में आता है ये, पार्ट 14 में आता है ये। ठीक है, और इसका टर्म भी 6 ईयर एंड 65 ईयर ऑफ एज है, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल 315 से 323 में आता है ये भी, और ये भी पार्ट 14 में आता है, जिसका जो टर्म है 6 ईयर है एंड 62 ईयर्स ऑफ एज है। यहाँ डिफरेंस है, यूपीएससी है उनका टर्म 6 ईयर है, और स्टेट पीसीएस का भी टर्म 6 ईयर है, लेकिन जो एज है यूपीएससी में 65 दे रखी है, और जो स्टेट पीसीएस है उसमें 62 ईयर्स ऑफ एज है, विच एवर इज अर्लियर। ये ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, या तो आपको दोनों के लिए स्टेट से दे देंगे सेम स्टेटमेंट, सेम एज है तो आपको ध्यान रखना सेम एज नहीं है। फाइनेंस कमीशन नेक्स्ट बॉडी हमारी, ये क्या है? ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आती है आपकी, और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। ठीक है, कभी आ जाएगा फाइनेंस कमीशन इज जुडिशियल बॉडी ऑल्सो, तो यस दोनों ही है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही। नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 में आता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 338 ए के अंदर आता है शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 350 बी में आता है। ठीक है ना, और पार्ट 17 में इंक्लूड है ये। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 आर्टिकल में आता है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। देन आता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के लिए लिखा था यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल तो ये रहा, कॉम्प्ट्रोलर एंड यस यही है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ एरो ढक गया हुआ, यहाँ से थोड़ा कट गया, यहाँ पे यूं करके मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैग जो है आर्टिकल 158 में आते हैं। ठीक है, एंड ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी जो टेन्योर होता है वो है 6 ईयर्स, tenure is 6 year or 65 year of age, whichever is earlier, and he was also removed by president only on the same grounds as judge of Supreme Court. तो ध्यान रखना है, as the same ground as judge of Supreme Court. Supreme Court के जज को जिस तरह हटाया जाता है, on the same grounds कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ही हटाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को आप। देन आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में इंक्लूडेड है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आते हैं, ही इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड, ध्यान रखिए, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका लास्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। स्टेट का जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है सेंटर पे, ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है स्टेट लेवल पे। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, रिमूव्ड बाय गवर्नर एट एनी टाइम। तो ये गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और गवर्नर द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं, और अंडर आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब चीजें। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनके क्या कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लानिंग कमीशन है, अब आपको पता ही है प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो चुका है। इट इज नाउ रिमूव बाय नीति आयोग, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देख लेना, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं,
1 जनवरी 2015 से स्टैब्लिश हो गया था। ये तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये सारी, चाहे तो लिख लीजिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज नॉट स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 1952 में एस्टैब्लिश हुई थी, 5 ईयर का टेन्योर है। और इसमें जो मेन 5 जो लोग होते हैं, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूनिटरी एंड नीति आयोग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिटरी एंड नीति आयोग, ये चीजें होती है इसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। नेक्स्ट होता है आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये 1993 में बना था, इस पे आ भी चुका है पीवाईक्यू और उत्तराखंड पीसीएस में देखिएगा आप। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी, एंड जिसका टर्म जो है 5 ईयर है एंड 70 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ये इसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का टेन्योर है। ठीक है, टेन्योर 5 ईयर है, 70 ईयर ऑफ एज है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी टेन्योर सेम है, 5 ईयर 70 ईयर ऑफ एज, ये भी 1993 में स्टैब्लिश हुई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन 2005 में स्टैब्लिश हुई थी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन 2005 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका टेन्योर है 5 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन 2005 में स्टैब्लिश हुई थी, 5 ईयर एंड 65 ईयर ऑफ एज, सेम। देन आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये 1964 में आपकी बनी थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जो इसके मेंबर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट ऑन कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। तो members are appointed by president but on consultation of prime minister, leader of the opposition party in the lok sabha and union minister for home affairs। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी बॉडीज लिखी है यहाँ पे, आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लेकिन कुछ उनमें से नॉन स्ट्रेटेजी बॉडी भी है, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और कुछ है जो स्ट्रेटेजी बॉडी भी है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्ट्रेटेजी बॉडी का मतलब होता है इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो स्टैब्लिश करी गई हो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है 1964 में स्टैब्लिश हुई थी, इसमें जो अपॉइंट किए जाते हैं मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इन कंसल्टेशन इन ये 3 लोगों के। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, संथानम कमेटी जिसने इसको स्टैब्लिश करवाया था, एंड 2003 में इट गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस। स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिलवाया था एक तरीके से 2003 में संथानम कमेटी ने। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है 1964 में स्टैब्लिश हुई थी, एंड विद एफर्ट्स ऑफ द संथानम कमेटी 2003 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था, एंड टर्म इसका जो है 4 इयर्स है, ध्यान रखिए 4 इयर्स और 65 ईयर ऑफ एज इसका टर्म है, विच एवर इज अर्लियर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई, ये 1963 में स्टैब्लिश हुई थी, और सीबीआई एकेडमी कहाँ पर है, गाजियाबाद यूपी में। सीबीआई एकेडमी इज इन गाजियाबाद यूपी, एंड 1963 में सीबीआई स्टैब्लिश हुई थी। लोकपाल एंड लोक आयुक्ता, ये एआरसी रिफॉर्म 1966 से 70 से लेके आए हुए हैं। चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट लोकायुक्ता वो स्टैब्लिश इन महाराष्ट्र इन 1971, ये भी पीवाईक्यू है, आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये 1993 में स्टैब्लिश हुई थी, आपको पता है। इट वाज अमेंडेड इन 2006 एज अ मल्टी मेंबर बॉडी, इसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर रीअपॉइंटमेंट। चेयरमैन इज रिटायर्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ 6 मेंबर कमेटी। ठीक है, इसमें 6 मेंबर कमेटी होती है जिनको अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, पीएम होते हैं इनमें, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। ठीक है, उसी तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 मेंबर्स होते हैं, ये पूरा एक इनका स्ट्रक्चर होता है। इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और क्लियरली हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, और भी कुछ है? अच्छा, ये कुछ फैक्ट है, कुछ नोट है, करंट कुछ चेंज हुआ होगा उसमें लिखा होगा मैंने। तो इन मार्च 2019 a retired Supreme Court judge Pinaki Chandra Ghosh is appointed as the first Lokpal of India by a committee consulting of Prime Minister Narendra Modi and Chief Justice of India and Lok Sabha Speaker. Composition इसमें 8 members हैं और एक chairman है, पूरा जुडिशियल पूरा नॉन जुडिशियल। तो ये ध्यान रखना है, पहले हमारे लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, जो पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब जल्दी से कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं।
brightness कम हो रही है इसकी। ठीक है, जल्दी से कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं, फिर इसके बाद वाइंड अप कर देंगे अपनी आज की क्लास हम। ओके, इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस है। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर? कौन अपॉइंट करता है? अभी हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु व्हेन वाज द फर्स्ट लोकपाल एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट? 1968। सी ऑप्शन 1968। Which article of the Constitution protects the convicts from double jeopardy and self-incrimination? Article 20. Who presided the joint sitting of the Parliament? That is option number C, Speaker of Lok Sabha. According to the Indian Constitution, the right to property is now a legal right. It is not a fundamental right. Okay. Number of union territories in India is how much? Comment में बताइए मुझे। यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया में? आप 8 है, 7 है, या 9 है, या 11 है? बताइए। 69th question, formation of gram panchayats at under the Constitution of India is the directive principle of state policy. Next, which of the following committee is tested by the report of India's Comptroller and Auditor General, that is CAG, Public Accounts Committee, option number C. Who was the first finance minister of the independent India? That is, I think इसमें कुछ डाउट था। ओके, इसका आप मुझे करेक्ट आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। ठीक है, गूगल से सर्च करके इसका मुझे करेक्ट आंसर बताइए। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया शानमुगम चेट्टी साहब ही हैं या फिर कोई और है? इनमें से ऑप्शन जो दे रखे वो है। ठीक है, नेक्स्ट, whom and where पंचायती राज सिस्टम was started in India? That was in 2 October 1959 को स्टार्ट किया गया था in the राजस्थान region of Nagaur. Fundamental duties of citizens are contained in which articles of the Constitution? That is 51A. Article 51A. Fundamental duties में 11 fundamental duties आती है। मैंने अलग से उसे पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको मैं यूजुअली आप लक्ष्मी में देखिएगा तो एक रफ आप एक बार रिव्यू देख लीजिएगा उसे, एक बार अपनी एक झलक एक पन्ना पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आने वाली क्लासेस में कहीं पे भी होगा तो मैं इंक्लूड कर दूंगी उसको। ठीक है, 51A में आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। 48 क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct about UPSC? Option number B is the correct. It has nothing to do with State Public Service Commission. This is the correct option. 49. Who was the first chairman of Planning Commission? Pandit Jawaharlal Nehru. Who presides National Development Council? That is Prime Minister of India. Option number B. Who is selected as chairman of the 13th Finance Commission on 14th November 2007? That is Dr. Vijay Kelkar. Which state of India Republic has highest percentage of educated unemployed? That is Kerala. According to 1999 to 2000 report of Planning Commission, the state which has highest percentage of BPL population was Bihar. Among the following states, except all have much greater percentage of agricultural land, that is Sikkim. Bharat Nirman Yojana is related to what? It is related to infrastructure. Bharat Nirman Yojana is related to infrastructure. Bharat Nirman Yojana is related to infrastructure. ठीक है, next, Narsimhan Committee is related to what? It is related to reform of banking sector. तो रिफॉर्म ऑफ बैंकिंग सेक्टर से नरसिम्हन कमेटी रिलेटेड है आपकी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एनालिसिस जो हमने डिस्कस किए अपने आज के। आई होप दिस वीडियो, दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज, शेयर इट विद अदर एस्पिरेंट्स आल्सो, एंड प्लीज मेहनत करते रहिए। टाइम बहुत कम बचा है प्रीलिम्स के लिए। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगी मैं और लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा लेकर आऊँ आप लिए, ताकि हम सारी चीजें टॉपिक को कवर अप कर सकें जल्द से जल्द। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।